नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो कल हम लोगों ने शुरुआत की थी एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, जिसका नाम था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। जिसमें हमने देखा था कि ऋषिदा नाम की ये लड़की है, उसको उसका एक क्वेश्चन था कि इतने साल 100 साल पहले की बात हमें कैसे पता चलती है। तो हमने उसके अंदर काफ़ी कुछ पढ़ लिया था वीडियो 1 में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लें। उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने देखा था, ये मैप के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा वैली के अंदर सबसे पहले हंटर गैदरर कैसे रहते थे। फिर कीर्थर और सुलेमान हिल्स में जो है फर्स्ट विलेजेस बने, जहाँ पे फर्स्ट टाइम पे फार्मिंग स्टार्ट हुई अराउंड 8,000 ईयर्स एगो। देन सिटीज़, फर्स्ट सिटीज़ बने अपने कंट्री के अंदर, जो कि इस एरिया के अंदर बने। मॉडर्न डे पंजाब विच इज़ देयर इन पाकिस्तान आल्सो, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। पंजाब एंड सिंध इलाके में पाकिस्तान के, या इंडस वैली रिवर वैली के अंदर बने थे। इस सारे एरिया के अंदर फर्स्ट सिटीज़ बने थे। देन दिस सिटीज़ माइग्रेटेड इनटू दिस सेंट्रल इंडिया वेयर यूपी, मॉडर्न डे यूपी इज़ देयर। गंगा वैली, गंगा यमुना वाले एरिया के अंदर जो है बड़े बड़े सिटीज़ बनने स्टार्ट हुए। राइस की खेती जो है पहली बार यहाँ पे स्टार्ट हुई थी गंगा वैली के अंदर। फिर हमने देखा कि बड़े एम्पायर्स बने। एम्पायर्स मतलब बड़े किंगडम को बोला जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि मगध नाम का एक साम्राज्य था, जो मॉडर्न डे बिहार के अंदर था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आजकल पटना बोला जाता है बिहार का। तो धीरे धीरे साम्राज्य इतना बड़ा होता चला गया, इसने पूरे इंडिया को, मॉडर्न डे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये पूरा सेंट्रल साउथ तक के इंडिया को कवर कर लिया। तो जितना बड़ा आज इंडिया है, उससे ही बड़ा मगध साम्राज्य था आज से अराउंड 2500 साल पहले। तो आज हम आगे आगे की बात डिस्कस करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मगर ऋषिदा का क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है कि हमें पता कैसे चलता है पास्ट के बारे में। अब तक हमने देखा कि क्या क्या हुआ था इंडिया के अंदर, मगर पता कैसे चला इसके बारे में वो आज देखते हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि उस टाइम पे ही बुक्स लिखी जाती थी, उन बुक्स को ढूंढो और उनकी पढ़ाई करो। उससे आपको पता चलेगा उस टाइम के आदमी क्या करते थे, कौन से राजे महाराजा हुआ करते थे, कौन सी बैटल्स हुई थी, क्या कल्चर था, क्या खाते पीते थे, किस टाइप के हथियार इस्तेमाल करते थे, कौन सी ड्रेसेस पहनते थे। तो बुक्स से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। दिस बुक्स आर कॉल्ड एज मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। दिस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट है ना, मैनू का मतलब होता है हैंड। तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी बेटा। जैसे आजकल आप लोगों की बुक्स छपती हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह छपते हैं, एक बड़ी सी प्रिंटिंग प्रेस होती है, एक प्रिंटिंग मशीन होती है, उसके अंदर इंक डाल दो, आप पेपर डाल दो, कंप्यूटर से कमांड दे दो, अपने आप चीज़ें जो हैं प्रिंट हो करके बाहर आने लग जाती हैं। एक दिन में आपकी हज़ारों बुक्स प्रिंट हो सकती है। ऐसे ही सेम में न्यूज़पेपर प्रिंट हो सकते हैं लाखों की संख्या में। मगर पहले प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं हुआ करती थी, लोग अपने हाथों से ही लिखा करते थे। तो आप समझ सकते हो हैंडमेड बुक की जो है वैल्यू कितनी ज़्यादा होती होगी और कितनी रेयर होती होंगी, वो कितनी मुश्किल से मिल पाती होंगी। कुछ ही लोगों को वो अवेलेबल हो पाती थी, क्योंकि उनको एक दिन में एक आदमी कितना लिख लेगा, 50 पेज लिख लेगा। तो बहुत कम पब्लिक के पास रीच होती थी उन बुक्स की। आजकल आप लक्की हो, हर बच्चे के पास बुक्स हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। दीज वर यूजुअली रिटर्न ऑन द पाम लीफ। पाम लीफ होता है एक बड़ा सा लीफ होता है, जिसे ताड़ का पत्ता भी हम हिंदी में बोलते हैं। बड़ा सा एक पत्ता होता है, उसको काट करके और इस पेपर की शेप में कन्वर्ट कर लिया जाता था। सेम सेम साइज़ के सभी पत्तों को काट करके और उसके अंदर एक छेद करके वहाँ से धागा डाल के इसको एक बुक की शेप में रख लिया जाता था। ये आप जो देख रहे हो सेम ये मैन्युस्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है, जिसमें किसी ने हाथ से पूरा का पूरा लिखा हुआ है। और सेम वे एक बाज करके होता था एक ट्री, उसकी बार्क, बार्क मतलब छाल जो होती है ना, तने के ऊपर जो छाल लगी हुई होती थी, उसको भी साफ वाफ करके उसके ऊपर भी हम जो लिखने का काम करते थे। हिमालय रीजन में ये ट्री मिलता था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय insect. Some were destroyed but many have survived. Many have survived, often preserved in temples and monasteries. Monasteries क्या होती है, जैसे बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसके टेम्पल्स को, या जहाँ पे उसके
मोंक्स वगैरह साधु रहते हैं उनको मोनेस्ट्रीज बोला जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी बच गई हैं। आप समझ के देखो, ये पेपर की बनी हुई होती है, वो भी मतलब लीव्स की बनी हुई होती थी। तो आप 1 साल बाद देखोगे आपके फिफ्थ की बुक्स का कितना बुरा हाल है ना। और आप 10 साल पहले की देखोगे, 20 साल की, 50 साल पहले की, वो सारे पन्ने फट जाते हैं, गल जाते हैं। तो ऐसे ही जो ये लोग लिखा करते थे अपनी बुक्स, बहुत सारी उनमें से डिस्ट्रॉय होगी, इंसेक्ट्स ने काट काट के दीमक लग गई होगी, खा लिया होगा। कुछ वैसे ही गल सड़ जाती हैं, भीग गई होंगी, कभी मॉइस्चर आ गया होगा। तो बहुत सारी जो बुक्स पुराने ज़माने में लिखी गई वो आज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, मगर कुछ बची हुई रह गई हैं जिनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स के अंदर। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीव्स, उस टाइम के लोग क्या सोचते थे, कौन से भगवान को मानते थे, किस में उनकी आस्था थी, प्रैक्टिसेस क्या प्रैक्टिसेस करते थे, द लाइव्स ऑफ किंग्स, उस टाइम के राजाओं की ज़िंदगी कैसी होती थी, मेडिसिन एंड साइन। बिसाइड्स दीज वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। एपिक्स क्या होते हैं? महाकाव्य। जैसे महाकाव्य क्या है, दो तो हम जानते हैं, एक रामायण और एक महाभारत। सेम वे पोएम्स लिखी जाती थी, प्लेज लिखे जाते थे, है ना। जैसे कालिदास जी हुए, उनके बहुत सारे प्लेज हैं। नाटक, प्लेस का मतलब नाटक लिखी जाती है। ऐसी पोएम्स भी बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, others were written in Prakrit, language used by ordinary people, and in some were written in Tamil also। तो संस्कृत जो थी वो इलीट जो लोग होते हैं, या जो ऊपर ऊंचे वाले जो राजा महाराजा हो गए, या फिर जो ब्राह्मण हो गए, सिर्फ वही पढ़ा लिखा करते थे, या उन्हीं की समझ में आती थी। आम जनता जो है प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया करती थी। और साउथ इंडिया के अंदर तो तमिल था। इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर बुक्स लिखी गई हैं। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल। तो देखो, वो तो पेरिशेबल था, आप ताड़ के पत्तों पे लिखोगे, पेपर पे लिखोगे, वो तो कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट इफ़ यू राइट ऑन ए स्टोन, स्टोन मतलब पेन से नहीं लिखना, उसके ऊपर इंस्क्राइब करना है, खोद खोद करके, चाकू छेनी हथौड़े से उसको, पत्थर को कुरेद कर करके उसके ऊपर लिखा गया था। जो उस टाइम पे अशोक के टाइम पे लिखा गया था, वो आज भी हमारे पास यूं का यूं लिखा हुआ है। आप दिल्ली में विजिट करोगे, कुतुब मीनार के पास एक वो आयरन पिलर है, उसके ऊपर भी एक चंद्र करके एक राजा के बारे में लिखा हुआ है। तो वो आज तक सर्वाइव कर रहा है इतने हज़ारों सालों से, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड ऑन दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो राजा, जो पुराने राजा हुआ करते थे, वो इन मेटल सरफेसेस या फिर जो है पत्थर के ऊपर इंस्क्राइब करवा देते। इंस्क्राइब का मतलब होता है कुरेद करके लिखना या उकेरना, शब्दों को उकेरना। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो बहुत सारे तो ये होते थे, जब दान दिया जाता था किसी मंदिर को, या किसी जैसे मोनेस्ट्री को, या जैन जैन जो मंदिर हुआ करते थे उनको, तो उसको एक मेटल की प्लेट के ऊपर गुदवा दिया जाता था, लिखवा दिया जाता था कि इस फलाने फलाने आदमी ने इतना इतना जो है धन दान में दिया इस टाइम पे। तो बहुत सारे आज भी हमें वो इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल। तो राजा महाराजा तो अपनी वो प्रशंसा में सब कुछ लिखवाते ही थे कि ये बैटल मैंने जीती, उस टाइम पे जीती थी, उसको हरा दिया, इतने लोगों को हरा दिया मैंने, इस टाइप से होता था। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस? क्या एडवांटेजेस होंगी? एडवांटेज तो हमें साफ दिखाई दे रही है बेटा, उतने हज़ारों साल पहले लिखी हुई चीज़ें आज भी हमारे पास अवेलेबल है। मगर डिफ़िकल्टी क्या होगी उसमें? डिफ़िकल्टी होगी, और लिखना कोई आसान काम है क्या? अभी मैं इस पेपर से, पेन से यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, ABC, है ना, कितना आराम से मैंने लिख दिया। अभी यही मुझे मेटल के ऊपर लिखना हो कुरेद करके, या पत्थर के ऊपर लिखना हो, कितना टाइम लग जाएगा ABC लिखने के अंदर। तो ये डिफ़िकल्टी है उसकी। देर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हू स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है? पुरानी चीज़ों की स्टडी करने वाला, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, इंस्क्रिप्शंस हो, इन सब की जो स्टडी करता है उसको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड्स ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स मूर्तियों को बोला जाता है।
दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सकावेट मतलब खोद करके चीज़ों को बाहर निकालना, एक्सकावेट मतलब खुदाई करने को बोला जाता है एक्सकावेट। तो खुदाई करके कोइंस मिल जाते हैं उन्हें, पत्थर के औजार मिल जाते हैं, मूर्तियाँ मिल जाती हैं, बर्तन मिल जाते हैं, उनके हड्डियाँ मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें ढूंढ करके लाते हैं। to find tools, weapon, pots, pan, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked के baked के क्या होता है, पकी हुई मिट्टी की, जैसे मूर्तियाँ बना ली जाती हैं, मटके ये सब बना लिए जाते हैं, और मेटल। तो ये सारी चीज़ें लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। इम्पेरिशेबल क्या होता है बेटा, जो जल्दी खराब ना हो, इम्पेरिशेबल जो खराब ना हो, है ना। पत्थर कोई खराब होता है, हज़ारों लाखों सालों से ऐसे पड़े हुए हैं वो पहाड़ियों के, उनका क्या ख़राब हो गया है। मगर एक पेपर होगा, खाने की चीज़ें होंगी, वो बहुत जल्दी पेरिश हो जाती हैं। आपके कपड़े भी उसी में शामिल हैं। ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है। एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो एंड वॉज फाउंड इन कंधार। कंधार कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। तो अशोक महान जो हैं हमारे ग्रेट रूलर हुए हैं। इसके बारे में आप बार बार पढ़ोगे और आने वाले चैप्टर्स में भी इसके बारे में पढ़ा जाएगा। यू विल रीड अबाउट मीन, तो चैप्टर 8 में तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ही। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। देखो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी लिपि, लिपि बोला जाता है हिंदी में उसे, वो आप अच्छे से वहाँ पे उस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो इसमें दो स्क्रिप्ट्स के अंदर ये जो है इंस्क्रिप्शन करवा रखा है। एक जो है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर और नीचे जो है अरमाइक लिपि। ये दोनों लैंग्वेजेज उस एरिया में बोली जाती है अफ़गानिस्तान में। ग्रीक क्यों बोली जाती थी, क्योंकि अलेक्जेंडर आया था अशोक से थोड़ा पहले, उसके दादा के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो वो ग्रीक था, मतलब यूरोप से आया था वो चल करके। तो उसके बहुत सारे जर्नल्स वगैरह वहाँ पे बस गए थे और वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज का विकास हुआ था। तो उस एरिया के अंदर ग्रीक भी बोली जाती थी और अरमाइक तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। तो दोनों लैंग्वेजेज में उसने अपने जो है आदेश लिखवा दिए थे। उस टाइम पे अशोक का यहाँ पे कब्जा हो गया था इस एरिया के अंदर। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। तो जब एक्सकवेट खोदते हैं, निकालते हैं, तो इन हड्डियों की तरफ भी उनका पूरा ध्यान रहता है कि कौन से जानवरों का मीट जो है उस टाइम पर खाया जाता था। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन ए चार्ज्ड फॉर्म। तो प्लांट रिमेन्स का तो बचना बड़ा मुश्किल काम है ना, वो तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कुछ टाइम पर वो सड़ गल जाती है ना। आप एक रोटी रखो कितना टाइम तक चल जाएगी, 10-15 दिन में पूरी फिनिश हो जाएगी, वो दिखेगी भी नहीं आपको, गायब हो जाएगी। मगर इसी टाइप से अगर ग्रेन्स वगैरह जल गए हों, वुड जल गई हो, तो जो चारकोल फॉर्म में, चार्ड फॉर्म में जो रहती है ना, चारकोल बन जाता है उसका, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकती है, उसको तो कोई कीड़ा मकोड़ा खाता नहीं है। दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय द आर्कोलॉजिस्ट। आपको लगता है कपड़ा मिलता होगा, वो क्या कपड़े थे उनके, पहनते थे हड़प्पा के टाइम पे या अशोक के टाइम पे, वो मिलते होंगे क्या अभी? वो बिल्कुल नहीं मिलते होंगे ना। आपका जो कोई कपड़ा है वो 4 साल नहीं चलता है बेटा, 2 साल में फट फूट जाता है, उसका पोछा बना लिया जाता है। तो सेम वे उस टाइम के जो हज़ारों साल पहले के कपड़े होंगे बहुत कम मिलते हैं। एक आध जगह ही एविडेंस मिला, कहीं बर्तन में बंद रह गया, बच गया, अदरवाइज़ कोई भी कपड़ा वपड़ा मिलना बड़ा मुश्किल काम से है। हिस्टोरियन किसे कहते हैं? हिस्टेरियन, हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर। स्कॉलर मतलब पढ़ाई करने वाला। हु स्टडीज़ द पास्ट, जो पुरानी पास्ट के बारे में पढ़ाई करता है। ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कोलॉजी। तो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसको सोर्स बोलता है। कोई मटका मिल जाता है, कोई कोइन मिल जाता है, बोन्स मिल गई हैं, उसको सोर्स बोलता है। तो इन सारे जो सोर्सेज है, वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। तो जब ये सारी चीज़ें एक जगह से हमें मिलती हैं तो हम उनको सीरीज़ में रख करके या उनको एक सीक्वेंस में रख करके उस टाइम की जो है चीज़ें को एकदम से उजागर करने की कोशिश करते हैं।
So historians and archaeologists are like detectives who use all the sources like clues and find out about our past. तो इन छोटी छोटी चीज़ें जो उन्हें मिली होती हैं उससे वो पास्ट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, कैसे लोग रहा करते थे, क्या खाया करते थे, क्या पहनते थे, क्या गेम्स होते थे, कौन से वेपन्स का यूज़ करते थे, क्या ओर्नामेंट्स श्रृंगार के लिए माला वगैरह इन सब का भी यूज़ करते थे, है ना। इन सब सारी चीज़ों के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। ये देखो ये पोट, उस टाइम पे भी मटके बनाए जाते थे। ये कॉइन है बेटा, सिल्वर्स के, है ना। ये देखो कॉइन की शेप है क्या, आजकल कॉइन्स कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। उस टाइम पे ऐसे स्क्वायर शेप के हैं या रेक्टेंगल शेप के हैं, वो भी अच्छे से कटिंग नहीं कर रखी, कोई यहाँ से टुकड़ा नहीं, कुछ नहीं है। इनके ऊपर सिर्फ पंच मार्क कर रखा है और दूसरी साइड में कुछ है ही नहीं। आजकल के कॉइन्स क्या होते हैं, एकदम सेम शेप के होते हैं, सेम साइज़ के, सेम वेट के होते हैं और अच्छे से इंस्क्राइब्ड होते हैं, सारे एक जैसे ही दिखते हैं। पहले वाले ऐसे नहीं थे। लेफ्ट ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। तो मटके में तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, आज भी हम ऐसा यूज़ करते। एंड ओल्ड सिल्वर कोइन, कोइन सच एज दिस वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। इन वट वे इज़ द कोइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे, वो मैंने आपको बता ही दिया है। One past or many. Did you notice the title of this book, Our Pasts, है ना, प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रखी है। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। सबका पास्ट एक जैसा था क्या, बिल्कुल नहीं, सब लोगों का अलग अलग होता है पास्ट। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, है ना। जो बेचारे किसान होते थे, हर्डर्स होते थे, पशु पालते थे, उनकी ज़िंदगी राजा महाराजाओं की ज़िंदगी से टोटली अलग हुआ करती थी। इसी तरीके से मर्चेंट्स जो व्यापारी होते थे वो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो रथ बनाते थे या मूर्तियाँ बनाते थे, उनसे अलग हुआ करती थी। एंड सो ऑन, सबकी, कहने का मतलब है सबकी जो है पास्ट हिस्ट्री जो है, सबकी लाइफ जो है अलग अलग हुआ करती थी। आज भी सबकी अलग अलग ही है। एज आल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो डिफरेंट कस्टम्स ट्रेडिशंस वगैरह हम लोग फॉलो किया करते थे उस टाइम पे भी। फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो एकदम आदिवासी लोग वहाँ पे रहते हैं, जंगली लोग वहाँ पे रहते हैं अंडमान निकोबार के अंदर, पढ़े लिखे नहीं है वो, आज भी उसी टाइम में जी रहे हैं, नंगे रहते हैं, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग वगैरह वही सब काम करते हैं जो पहले 8000 साल पहले इंडिया के अंदर दूसरे समूह किया करते थे। तो वहाँ पे डेवलपमेंट अभी तक आया नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके कल्चर को प्रिजर्व करके अभी भी रखना चाहती है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल, है ना। सिटीज़ में तो हम कुछ उगाते नहीं हैं, जो भी किसान उगाता है गांव के अंदर उसको हम परचेज़ कर लेते हैं। वो एक्स्ट्रा उगाता है, जो जितना वो खा नहीं सकता उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उगाता है, तो वो प्रोड्यूस करता है और सिटीज़ वाले उसे कंज्यूम करते हैं, ना। सिटीज़ वाले दूसरे कामों में लगे हुए रहते हैं, वो फसलें नहीं उगाते हैं। सेम थिंग उस टाइम पे भी हुआ करती थी, किसान उगाया करता था, टैक्स के द्वारा जो है राजा उससे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस को ले लिया करता था या परचेज कर लिया जाता था मंडियों वगैरह में, जैसा आज भी होता है। तो सेम लाइफ उस टाइम पे भी थी। Besides this, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories, है ना। तो राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी हिस्ट्री लिखवाते थे। उन बहुत सारे हिस्टोरियंस को उन्होंने नौकरी पे भी रखा हुआ था, अपनी सेवा में रखा हुआ था, तो उनको पैसे मिलते थे। वो राजा की बढ़ाई में खूब सारा लिखा करते थे। उनकी लिखी हुई बुक्स आज भी अवेलेबल हैं, जैसे हरिश्चरित्र का, हरिश्चरित्र एक बुक है जो बाण भट्ट ने लिखी है, जो महाराज हर्ष जो हुए थे, हर्षवर्धन, उनके ऊपर लिखी हुई है। खूब उनकी तारीफ़ की हुई है, खूब जो है उनकी चमचागिरी की हुई है। तो इसी टाइप से वो हिस्टोरियंस रखते थे कि भाई मेरी तारीफ में लिख, मेरी हिस्ट्री लिख, ताकि आगे आने वाली नस्लों को, जनरेशन्स को मेरे बारे में पता चलेगा ना। जैसे मुगल्स आए हमारे, तो इन्होंने तो परमानेंट ही हिस्टोरियंस रखने स्टार्ट कर दिए थे। वो डे टू डे एक्टिविटीज़ का, डेली दरबार में आज क्या हुआ, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी और वो हमारे पास अभी तक अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में हमें बड़े अच्छे से पता है। मगर होता क्या था, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did.
तो लिखेगा क्या? किसान अपना रिकॉर्ड रखेगा क्या? ना तो उसके पास इतना पैसा है बेटा, ना टाइम है, ना एनर्जी है कि वो अपनी हिस्ट्री लिखे, और ना पब्लिक इंटरेस्टेड है उसकी हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा। तो ये सारे कारण हैं। वो तो किसी को अपने यहाँ नौकरी पे रख नहीं सकता कि भाई मेरी हिस्ट्री लिख, उसके पास तो खुद खाने के लिए नहीं, वो डेली मेहनत करता है, कंज्यूम करता है, एक्स्ट्रा होता है वो राजा उससे छीन लेता था। तो उनके पास कोई टाइम नहीं था बेटा, ना पैसे थे कि वो अपनी हिस्ट्री लिख पाएँ, ना वो पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, राजा महाराजाओं के बारे में हमें खूब जानकारी मिलती है। वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, है ना। तो आगे आप बड़े होगे, हिस्ट्री से एमए वगैरह करोगे, प्रोफेसर बनोगे, पीएचडी करोगे, थीसिस लिखोगे, तो उस टाइम पे आप जो है इन सारी चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करना। आज भी रिसर्च चल रहा है, आज भी चीज़ें ढूंढी जा रही हैं, आज भी नई नई साइट्स के ऊपर खुदाई चल रही है ना। तो हम और जानना चाहते हैं कि वो लोग, दूसरे लोग कैसे थे। व्हाट डू डेट्स मीन? अगर आपको डेट्स या कैलेंडर की जानकारी नहीं तो हिस्ट्री पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज थोड़ा सा हम कैलेंडर के बारे में जानते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जब 2000 है, 2024 चल रहा है, तो हाउ कैन वी गो बैक टू 4700? क्योंकि ये तो 4700 तो ज़्यादा, इससे माइनस तो कर नहीं सकते। अगर कोई बोले 2024 में से 1000 ईयर्स बैक क्या क्या ईयर था, तो मैं बता सकता हूँ इसमें से माइनस कर दो। 1024 AD था उस टाइम पे, 1000 ईयर्स बैक। मगर 2500 ईयर्स तो इसमें से माइनस नहीं होगा ना, 4700 ईयर्स। तो उस ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता चलेगा। जो आजकल हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उसे जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है, क्रिश्चियन कैलेंडर बोला जाता है, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से स्टार्ट हुआ था। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 एंड समथिंग। जैसे आज अभी जो है 2024 चल रहा है, डे भी आप मंथ भी बता दोगे, अप्रैल सो एंड सो, 11 अप्रैल 2024। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। तो जीसस क्राइस्ट ने जो है क्रिश्चियनिटी धर्म की स्थापना की थी। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो आज 2024 है, तो 2024 ईयर्स ऑफ द बर्थ, ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उनके पैदा होने के 2024 साल आज हुए हैं। मगर उससे पहले क्या थे नहीं क्या आदमी, या उससे पहले ईयर्स मंथ वगैरह होते नहीं थे? सब होता था, वो अलग अलग कैलेंडर होते हैं बेटा। मगर हम अभी इसी कैलेंडर को यूज़ करते हैं, और लगभग पूरी दुनिया के अंदर यही क्रिश्चियन कैलेंडर से यूज़ किया जाता है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC, बिफोर क्राइस्ट। तो उससे पहले की जो डेट होती है, तो अभी जैसे यहाँ 1 AD में इनका बर्थ हुआ, मान लो 1 AD, इसको AD बोला जाता है। और आज जो है 2024 AD है। तो इससे पहले क्या था? 1 BC था, फिर 2 BC था। ये ईयर्स हैं, फिर इस टाइप से पीछे पीछे हम चलते चले जाएंगे। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, कि उनके आने से पहले का टाइम। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहोगे आप 2000 क्यों हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं? जैसे वो बोला 2500 ईयर्स बिफोर, तो बिफोर मतलब 2000 से, 2024 को बेस ईयर नहीं मान रहा है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक जाते हैं तो 10-15 साल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेटर्स एंड डेट्स। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो BC हम समझ गए, जो बिफोर क्राइस्ट, जब वो फर्स्ट AD से पहले की जो डेट्स हैं या ईयर्स हैं उनको बिफोर क्राइस्ट करके बोलते हैं। और वो उल्टा स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। तो AD क्या होता है? दिस स्टैंड्स फॉर लैटिन वर्ड। देखो ग्रीक और लैटिन वर्ड्स का बार बार इस्तेमाल होगा। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी जो है लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, या इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो 2012 कैन बी रिटर्न एज AD 2012। समटाइम्स C इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD। C का मतलब होता है कॉमन ईरा या क्रिश्चियन ईरा बोल देते हैं उसको। और BCE का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन ईरा या बिफोर कॉमन ईरा। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, आप AD और BC याद रखो, वही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है।
वी यूज़ दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर सब अपना अपना कैलेंडर लेके बैठ जाएं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा ना। डेट आप जाओगे वहाँ कुछ और डेट हो रही होगी, चाइना में रशिया में कुछ और हो रही होगी, जापान में कुछ और डेट होगी। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए वर्ल्ड जो है मोस्टली आजकल इसी जो है ग्रिगारियन कैलेंडर को ही यूज़ करता है, जो क्रिश्चियन कैलेंडर हम बोलते हैं। तो सब जगह आजकल यही यूज़ होता है। इससे हमें पता चलता है भाई, अब मैं कहूँगा कि मेरी 3 तारीख को जापान में मीटिंग है, 3 जून को मेरी मीटिंग है जापान के अंदर। जापान में जाऊँगा तो वहाँ पता नहीं कुछ जनवरी चल रहा होगा या सन ही अलग होगा, ईयर ही अलग होगा। तो इस सारे कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए हम लोग आजकल इसी को यूज़ करते हैं। ये कैलेंडर ऐसा नहीं इंडिया के अंदर स्टार्टिंग से ही था, ये सिर्फ 200 साल पहले ये कैलेंडर अपने यहाँ आया। उससे पहले हमारे अपने कैलेंडर हुआ करते थे, मगर जब ब्रिटिशर्स आए और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, राज कर लिया, वो अराउंड 1757 से लेकर 1947 तक हमारे यहाँ रहे। तो 200 सालों तक वो हमारे यहाँ रहे। तो उस टाइम पे इस कैलेंडर का उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे एडोप्ट कर लिया। तो थोड़ा सा कैलेंडर, अपने इंडियन कैलेंडर्स कौन से हुआ करते थे, एक को बोलते थे विक्रम संवत। गंगा वैली के अंदर सिटीज़ डेवलप हुए थे अराउंड 2500 ईयर्स एगो। सेम वे हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट्स होता था, बुक्स होती थी बेटा जो हाथ से लिखी जाती थी, मगर इंस्क्रिप्शंस जो थे वो भी हाथों से ही लिखे जाते थे, मगर वो उकेरे जाते थे किसी हार्ड सरफेस के ऊपर। और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिखी जाती थी, जैसे ताड़ के पत्ते हो गए जिन्हें पाम लीव्स बोला जाता है। और ये जो इंस्क्रिप्शंस थे वो पत्थर या मेटल या स्टोन के ऊपर लिखे जाते थे। रसीदाई क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। तो अभी आप रशीदा के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। वो पूछ रही थी कि हमें पुराने ज़माने के बारे में कैसे पता चलता है, आप बता सकते हो। हाँ, पता चल जाता है हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स या आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से और इंस्क्रिप्शंस वगैरह से हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है, हमारे एरिया या हमारे कंट्री के पास्ट के बारे में पता चलता है। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। तो क्या क्या स्टोन का बना हुआ रह सकता है। उन्हें पहली चीज़ तो उन्हें मिल क्या सकता है, उन्हें स्टोन्स मिल सकते हैं, स्टोन्स के औजार मिल सकते हैं, स्टोन के जो है हथियार मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या मिल सकती है, उन्हें बोन्स मिल सकती है, क्योंकि बोन्स सर्वाइव कर जाती है लंबे टाइम तक। मेटल पार्ट्स मिल सकते हैं, ऑर्नामेंट मालाएँ जो पहनी जाती थी, कंगन वगैरह ये सब मिल सकते हैं। उनके पॉट्स मिल जाते हैं, जो बर्तन यूज़ करते थे वो। कोइंस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक्सकवेशन में मिलती हैं। मगर स्टोन्स का क्या यूज़ हो सकता है। स्टोन से एक तो जैसे चक्की होगी आटा पीसने वगैरह के लिए, या फिर ऑर्नामेंट्स, वो मालाएं वगैरह बना लेते थे पत्थरों की भी। औजार, उनको हंटिंग गैदर जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे वो औजार बना लेते थे उनसे, जैसे स्किन वगैरह छीलने के काम आते थे, उनको चॉपर्स बना लेते थे। तो ये सारी चीज़ें पत्थर की बनी हुई मिल सकती हैं। वाई डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वूमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो क्यों नहीं उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखा। उनके पास टाइम रहता था क्या बेटा, ना पैसा था ना टाइम था उनके पास। वो सारा दिन मेहनत करते थे खेतों में, खाना खा के सो जाते थे। पैसे उनके पास होते नहीं थे, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था वो राजा टैक्स के रूप में ले लेता था। तो कहाँ से अपनी हिस्ट्री लिखेंगे। आप लिखते हो क्या अपनी हिस्ट्री। नहीं, ये सब जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, राजा महाराजा हिस्टोरियंस को हायर कर लेते थे, उनको नौकरी पर रख लेते थे, पैसे देते थे, वो उनकी चमचागिरी करते थे और खूब उनकी प्रशंसा में किताबें लिख देते थे। ऑर्डनरी मैन के पास ना टाइम था, ना एनर्जी थी और ना पैसे थे। डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द किंग्स लाइफ्स ऑफ किंग्स वुड हैव डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। अरे बहुत डिफरेंस था। किंग्स जो है वो आर्मी रखा करते थे, किसान नहीं रखता था। किसान मेहनत करता था, सारा दिन फसलें उगाता था। किंग जो था उसकी फसलों में से टैक्स के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें वसूल लेता था उससे। राजा जो है एक आलीशान ज़िंदगी जीता था, खाने पीने की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसके ऑर्डर्स को जनता को मानना होता था। किसान बस अपने खेतों तक ही सीमित था या अपने गांव तक सीमित था, जहां वो अपनी खेती बाड़ी करता था, मेहनत करता था और ज़िंदा रहता था।
तो अभी ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं, डेट्स दे रखे हैं। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर अराउंड 8,000 ईयर्स एगो जो है बिगनिंग हुई थी, हमने खेती करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट सिटीज़ जो थे वो 4700 ईयर्स में इंडस वैली के आसपास पनपे थे। सिटीज़ इन द गंगा एंड द बिग किंगडम मगधा वाज देयर इन 2500 ईयर्स एगो। द प्रेजेंट इज अबाउट, ये प्रेजेंट जो है 2000 AD से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द फर्स्ट चैप्टर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू।